नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अलग ढंग से सोचें और अपना जीवन बदलें। तो दोस्तों, आज मैंने किताब पढ़ी पोषण चिकित्सा के बारे में। जो बात आपके डॉक्टर को नहीं पता वह आपको मार सकती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग। कार्ल मोहनेर अगस्त 2001 में 80 वर्ष के हो गए। दुनिया भर के कला प्रेमियों ने उनका जन्मदिन मनाया, लेकिन विशेष रूप से मैकलेन, टेक्सास के लोगों ने। कार्ल, जो बाद में एक किंवदंती बन गए, ने 1941 में ऑस्ट्रिया के साल्ज़बर्ग में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ समय के लिए उनके करियर में बाधा उत्पन्न होने के बाद कार्ल फिल्मों में वापस लौटे और 1951 में उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में से पहली फिल्म वैगाबुंडेन डेर लिबे में अभिनय किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में से एक है द लास्ट ब्रिज, जिसने 1953 के कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम पुरस्कार जीता, जैसा कि अगले वर्ष फ्रांसीसी प्रोडक्शन रिफिफी ने जीता, जिसे अब एक क्लासिक माना जाता है। अमेरिकी दर्शक कार्ल को सिंक द बिस्मार्क में कैप्टन लिंडमैन या द किचन में पीटर द फिश कुक के रूप में सबसे ज्यादा याद करेंगे। फिल्म में सफलता के बावजूद कार्ल का पहला प्यार चित्रकारी था। बनावट और गहराई उनके लिए किसी फिल्म के किरदारों की तरह आकर्षक हो गई, और कार्ल के लिए रंग जीवन के नाटक के शब्द बोलते थे। कैनवास वह मंच बन गया जिस पर कलाकार ने अपना जुनून दिखाया। एक दिन कार्ल ने एक अन्य चित्रकार, विल्मा लैंगहैमर के दिल में भी इसी जुनून को पहचाना, जो 1978 में उनकी पत्नी बन गईं। वे यूरोप छोड़कर अमेरिका चले गए, जो अवसरों की भूमि है। उन्होंने बड़े सपने देखे और टेक्सास के दिल में चले गए। जीवन अच्छा था और दोनों कलाकारों ने 1988 तक प्रभावशाली काम किया, जब कार्ल का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। कार्ल को पार्किंसन रोग का पता चला। ये बीमारी उनके और विल्मा के भविष्य के क्षितिज पर अंधेरा छाने लगी और उन्हें वह सब कुछ छीनने की धमकी देने लगी जिसके लिए वे जीते थे। लेकिन कार्ल के लिए परिवर्तन कभी भी सफलता की कमी का पर्याय नहीं रहा। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, कार्ल के लिए बोलना और भी मुश्किल होता गया और चलने की उनकी क्षमता में नाटकीय रूप से गिरावट आई। लेकिन रंग और नाटक अभी भी आगे नाच रहे थे। उसकी आंखें दिन ब दिन उसे कैनवास की ओर खींचती रहती थीं। अज्ञात भविष्य के बावजूद कार्ल जब तक संभव हो पेंटिंग करता रहता। कार्ल का शरीर उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया, लेकिन चुनौती कोई नई बात नहीं थी। अपने शुरुआती वर्षों को याद करते हुए चित्रकार को कठोरता, पार्किंसंस रोग का एक लक्षण याद आई जो उनके निदान से कई साल पहले भी मौजूद थी। कार्ल की इच्छाशक्ति को बस अपने शरीर की सीमाओं से आगे बढ़ना था। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा और तेज गति से पेंटिंग करना जारी रखा। 1990 और 1995 के बीच 1500 से ज्यादा पेंटिंग बनाई। हालांकि पारंपरिक दवाओं ने शुरुआत में मदद की, लेकिन 90 के दशक के मध्य तक कलाकार अनिवार्य रूप से व्हीलचेयर से बंधे हुए थे। हालांकि उन्होंने कभी पैंट पहनना बंद नहीं किया। 1999 की गर्मियों में कार्ल ने मुझसे सलाह ली कि क्या पोषण कोई मदद कर सकता है। मेरी सिफारिशों का पालन करते हुए कार्ल ने अंगूर के बीज के अर्क और कोएंजाइम Q10 की उच्च खुराक के साथ एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और खनिज टैबलेट लेना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने बाद कार्ल ने अपने आंदोलन में कुछ सुधार देखा। जीभ ठीक हो गई और वह उठकर छोटी दूरी तक चलने में सक्षम हो गया। मैंने अंगूर के बीज के अर्क की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि अब वह हर दिन लगभग 20 बार उठकर चलने में सक्षम है। उसकी फिजियोथेरेपी ने भी मदद की और उसकी समग्र शक्ति में सुधार होने लगा। कार्ल के लिए सबसे रोमांचक बात यह थी कि वह पेंटिंग करना जारी रख सकता था। जब वह पेंटिंग करता था, तो वह पार्किंसंस रोग के बारे में भूल सकता था, कम से कम कुछ समय के लिए।
अधिकांश लोग पार्किंसंस को कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि यह मांसपेशियों की हरकतों को काफी हद तक प्रभावित करता है। लेकिन काल देश के कुछ सबसे प्रतिस्पर्धी कला शो में अपना काम दिखाना जारी रखते हैं। सितंबर 2000 में उन्होंने मिसौरी के कैंसस सिटी में अत्यधिक प्रतिष्ठित प्लाजा आर्ट फेयर में 2D मिक्स्ड मीडिया में पहला स्थान जीता। मार्च 2001 में ह्यूस्टन में बेयू सिटी आर्ट फेस्टिवल में उन्हें फिर से बेस्ट ऑफ मिक्स्ड मीडिया 2D मिला। काल के 80वें जन्मदिन के सम्मान में मैकलेन इंटरनेशनल म्यूजियम के संग्रह के क्यूरेटर वर्नोन वेकबेकर ने लिखा, काल, आप साधारण चीजों में भी सुंदरता और विचार उत्तेजक चीजें देखते हैं और अपनी कलाकृति के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों को अपनी विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक इंसान के तौर पर मैं काल द्वारा कला के माध्यम से संचार की गई खूबसूरती से अचंभित हूँ। एक चिकित्सक के तौर पर मैं इस तथ्य से चकित हूँ कि वह अभी भी पेंटिंग करने में सक्षम है, कला के माध्यम से संचार करने और अपने शिल्प के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की तो बात ही छोड़िए। काल की पत्नी विल्मा कहती हैं, लोग उनकी कला को बहुत पसंद करते हैं। वह जिसके लिए जीता है। जब वह अपने काम में डूबा होता है तो उस पल के लिए पार्किंसन रोग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहां सिर्फ वह और पेंटिंग रह जाती है। काल का जीवन न केवल उनके चरित्र के प्रति श्रद्धांजलि है, ये पोषण संबंधी दवा के सशक्त परिणामों की बात करता है। काल मोहनर की किंवदंती आज भी जीवित है। ऑक्सीडेटिव तनाव और मस्तिष्क। क्या आपने कभी अपनी सोचने की क्षमता के बारे में सोचा है? सोचने के बारे में सोचना अब एक अवधारणा है। जब आप अपनी स्मृति बैंक में वापस जाते हैं और बचपन के किसी ज्वलंत अनुभव या अपने परिवार के साथ बिताए किसी खास पल को याद करते हैं, तो क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि आप छोटी छोटी बातों को भी कैसे याद रख पाते हैं? एक पल के लिए पढ़ना बंद करें और अपनी खिड़की से बाहर देखें। क्या आपने कभी अपने रंगीन, चौड़े कोण वाली, दूरबीनी दृष्टि पर आश्चर्य से विचार किया है? ये सब केवल ईश्वर की अद्भुत रचना मस्तिष्क से ही संभव है। मस्तिष्क हमारा सबसे कीमती अंग है क्योंकि इसके पूर्ण कार्य के बिना हम मनुष्य बस अस्तित्व में रहते हैं, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। मेरी माँ एक आक्रामक मस्तिष्क ट्यूमर से मर गई जिसने भाषण की व्याख्या करने और बोलने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। यह मेरे जीवन का सबसे निराशाजनक समय था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि हम क्या कह रहे थे। जब हमने उसे बताया कि हम उससे प्यार करते हैं तो हमें बदले में केवल एक खाली नजर मिली। उसके अपने शब्द अस्पष्ट थे और उनका कोई मतलब नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है, मेरे मस्तिष्क की सुरक्षा निश्चित रूप से एक प्राथमिकता बन गई है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और हमारी नसें, परिधीय तंत्रिका तंत्र भी ऑक्सीडेटिव तनाव की पहुंच से बाहर नहीं है। यह आम दुश्मन कई तरह की बीमारियों में दृढ़ता से शामिल है जो मस्तिष्क और नसों को विनाशकारी नुकसान पहुंचाती हैं, जिन्हें न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ में अल्जाइमर डिमेंशिया, पार्किंसंस रोग, ALS, लू गेहरिग रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और हंटिंगटन कोरिया शामिल हैं। वास्तव में कई कारण हैं कि मस्तिष्क और नसें ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्यों हैं। अपने आकार के सापेक्ष मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव गतिविधि की दर बढ़ जाती है, जिससे बड़ी संख्या में मुक्त कण बनते हैं। तंत्रिका चालन स्थापित करने के लिए विभिन्न रसायनों द्वारा निर्मित सामान्य गतिविधि मुक्त कणों का एक प्रमुख उत्पादक है। मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतकों में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। लाखों गैर प्रतिकृति कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि वे जितनी ज्यादा खराब हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वे जीवन भर के लिए बेकार हो जाएंगी। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र आसानी से बाधित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में थोड़ी सी भी क्षति गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर कोई चीज हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है तो हमारे विचार,
भावनाएं, तर्क करने और बाहरी दुनिया से संवाद करने की हमारी क्षमता खतरे में पड़ जाती है। हम इस सबसे कीमती संपत्ति की सबसे अच्छी तरह से रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ न्यूरोजेनिक बीमारियों के कहर से बचने की कोशिश करने का मामला नहीं है, बल्कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी सोचने और तर्क करने की क्षमता की रक्षा करने का मामला है। मस्तिष्क की उम्र बढ़ना। ऑक्सीडेटिव तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का प्रमुख कारण है। इस अवधारणा के लिए सबूत तब और मजबूत हो जाते हैं जब बात मस्तिष्क की वास्तविक उम्र बढ़ने की आती है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की भट्टी और मस्तिष्क कोशिका के डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति दिखाई है। इससे इन बहुत संवेदनशील मस्तिष्क कोशिकाओं में खराबी या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया है, मस्तिष्क कोशिकाओं में खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए जैसे जैसे हम अपने जीवन काल में इस ऑक्सीडेटिव क्षति के कारण अधिक से अधिक मस्तिष्क कोशिकाओं को खोते हैं, मस्तिष्क उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना कि जब हम छोटे थे। चिकित्सा की भाषा में इसे संज्ञान की हानि कहा जाता है। आम भाषा में ये हमारी सोचने या तर्क करने की क्षमता में कमी है। इसलिए हमारे संवेदनशील मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति हमारे मस्तिष्क के कामकाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मस्तिष्क की उम्र बढ़ना अनिवार्य रूप से हमारे शरीर में इन बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाओं के क्षय का पहला चरण है। जिस तरह हम अचानक से अन्य अपक्षयी बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते, उसी तरह लोग अचानक से जागकर अल्जाइमर डिमेंशिया या पार्किंसंस रोग से ग्रस्त नहीं हो जाते। ये रोग मस्तिष्क को ऑक्सीडेटिव क्षति के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल उस प्रगति का हिस्सा हैं जो मस्तिष्क की उम्र बढ़ने के साथ शुरू होती है। जब अंततः पर्याप्त मस्तिष्क कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो एक बीमारी प्रकट होती है। जब किसी मरीज को पहली बार पार्किंसंस रोग होने का पता चलता है, तो मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से में 80% से अधिक मस्तिष्क कोशिकाएं अल्जाइमर डिमेंशिया विकसित करती हैं। ये न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग वास्तव में 10 से 20 वर्षों की अवधि में विकसित होते हैं। आइए इनमें से कुछ बीमारियों को अलग अलग देखें। अल्जाइमर डिमेंशिया। हेमसर डिमेंशिया 2 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों को प्रभावित करता है और नर्सिंग होम में भर्ती होने का मुख्य कारण है। अल्जाइमर के मरीज न सिर्फ यह नहीं जानते कि आज कौन सा दिन है, बल्कि वे अपने परिवार को भी नहीं पहचान पाते। सोचने की क्षमता खोने से ज्यादा विनाशकारी कुछ नहीं है। जिस किसी को भी अपने परिवार में अल्जाइमर डिमेंशिया से जूझना पड़ा है, वो समझ सकता है कि यह कितना दुखद है। अगर आपका कोई प्रियजन अल्जाइमर से पीड़ित है, तो आप इस तथ्य को समझ सकते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंतित हैं, न कि जीवन की मात्रा के बारे में। मैंने अपने करियर में सैकड़ों अल्जाइमर रोगियों का इलाज किया है। मैंने उन्हें अपने जीवन के 10 से 15 साल अपने परिवार और दोस्तों से मानसिक रूप से अलग थलग रहते हुए जीते देखा है। जब मैं यह अध्याय लिख रहा हूं, तो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया। दुख की बात है कि समाचार मीडिया ने बताया कि उन्होंने 10 साल से अधिक समय में कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया है। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के लिए एक और जन्मदिन का बीतना एक खाली और दर्दनाक घटना बन जाती है। कई अध्ययनों ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मुक्त कणों से होने वाला नुकसान अल्जाइमर डिमेंशिया का कारण है। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकला है कि उम्र के साथ ऑक्सीडेटिव तनाव में वृद्धि संभवतः अल्जाइमर रोग के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि अल्जाइमर के रोगियों के मस्तिष्क में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर काफी कम हो जाता है और साथ ही ऑक्सीडेटिव तनाव का स्तर भी बहुत अधिक होता है। अब अल्जाइमर के रोगियों को एंटीऑक्सीडेंट से मिलने वाले चिकित्सीय लाभों में बहुत रुचि है।
न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने अप्रैल 1997 में एक अध्ययन की रिपोर्ट दी थी जिसमें दिखाया गया था कि विटामिन ई की उच्च खुराक अल्जाइमर डिमेंशिया की प्रगति को काफी हद तक कम कर सकती है। मध्यम अल्जाइमर वाले मरीज जिन्होंने पूरक के रूप में 2000 यू विटामिन ई लिया, वे नियंत्रण समूह के सदस्यों की तुलना में 2 से 3 साल तक घर पर रहने में सक्षम थे, जिन्होंने प्लेसबो लिया था। ये समझना मुश्किल नहीं है कि नर्सिंग होम में देखभाल को कुछ समय के लिए टालने से प्रत्येक परिवार को कितनी बचत हो सकती है, और मानसिक शांति की बात तो छोड़ ही दें। अन्य नैदानिक परीक्षणों में अल्जाइमर डिमेंशिया के रोगियों ने रूटिन, एक बायोफ्लेवेनॉइड एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम को भी बढ़ावा मिला है। पार्किंसंस रोग, झुके हुए आसन में हाथों की ट्यूटरी गति, कठोरता और गोली रोलिंग शामिल है। एक क्रिया जिसके कारण हाथ रोलिंग क्रिया में आगे पीछे चलते हैं। पार्किंसंस रोग को बढ़ावा देना। मोहम्मद अली द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई प्रस्तुतियों से हम सभी को इस दुर्बल करने वाली बीमारी के प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक बना दिया है। काल की कहानी इतनी गहन है, इसका कारण छायाएं हैं। अविश्वसनीय रूप से काल की बीमारी अली की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है, और फिर भी वह अभी भी पेटेंट करने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन पार्किंसंस के अंतर्निहित कारण के रूप में मुक्त कणों की भूमिका का समर्थन करते हैं। मस्तिष्क के क्षेत्र में वास्तविक कोशिका मृत्यु लगभग 80%, जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहा जाता है, डोपामाइन के उत्पादन में कमी की ओर ले जाती है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो मस्तिष्क को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। अध्ययन संकेत देते हैं कि शुरुआती पार्किंसंस रोग वाले रोगी जिन्होंने विटामिन सी और विटामिन ई की उच्च खुराक प्राप्त की, वे अपनी बीमारी की प्रगति को धीमा करने में सक्षम थे। उन्होंने वास्तव में नियंत्रण समूह की तुलना में लगभग 2 साल तक अपनी बीमारी के लिए कोई भी दवा नहीं ली। ग्लूटाथियोन और एन-एसिटाइल एल-सिस्टीन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस लगभग 250,000 अमेरिकियों को प्रभावित करता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना आम है। अल्जाइमर डिमेंशिया और पार्किंसंस रोग के विपरीत, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं वास्तव में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यह विकार माइलिन म्यान तंत्रिका के चारों ओर इंसुलेशन को प्रभावित करता है। माइलिन के इस टूटने को डिमाइलिनेशन कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्रिका के कार्य में कमी आती है। यह एक बिजली के तार की तरह है जो तार के चारों ओर इंसुलेशन में टूटने के कारण शॉर्ट आउट हो जाता है, और यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नैदानिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर एस.एम. लेविन ने 1992 में प्रस्तावित किया था कि माइलिन म्यान के भीतर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण बनते हैं। अन्य जांचकर्ताओं ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि ऑक्सीडेटिव तनाव काफी अधिक था। एम.एस. से पीड़ित मरीजों में जब फ्लेयर अप के दौरान एम.एस. से तुलना की गई तो वे स्थिर थे। एमएस अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से इस मायने में अलग है कि इसमें बाहरी विषाक्त पदार्थों के बजाय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने का तंत्र होता है। जब किसी व्यक्ति का अपना तंत्रिका तंत्र माइलिन म्यान पर हमला करता है, तो इससे ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है जो तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका प्रतिरक्षा प्रणाली मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेलुलर पोषण के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि अल्जाइमर डिमेंशिया और पार्किंसंस डिस के विपरीत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई भी क्षति नहीं हुई है। शरीर में माइलिन म्यान को हुए नुकसान की मरम्मत करने की क्षमता है। एमएस रोगियों को शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पर रखना महत्वपूर्ण है। पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या अल्जाइमर डिमेंशिया को धीमा करने या उलटने के प्रयास में हमने अभी तक एंटीऑक्सीडेंट का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया है। ये 2 प्रमुख कारणों से सच है।
सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब तक कोई चिकित्सक पार्किंसंस रोग के अल्जाइमर डिमेंशिया का निदान करने में सक्षम होता है, तब तक मस्तिष्क में कोशिकाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। हम जल्दी से जल्दी इलाज शुरू नहीं करते हैं। दूसरा, अगर हमें न्यूरोजेनिक रोगों के जोखिम में कमी या देरी से प्रगति में कोई सफलता मिलनी है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट के प्रभावों पर शोध करना चाहिए जो मस्तिष्क में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी वाले रोगियों के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का भी उपयोग करने की आवश्यकता है जो मस्तिष्क और तंत्रिकाओं दोनों में पहुंचने में अधिक प्रभावी होंगे। शोधकर्ता अभी तक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का अध्ययन नहीं कर रहे हैं जो रक्त मस्तिष्क अवरोध के रूप में जाने जाने वाले मार्ग से आसानी से गुजर सकते हैं। रक्त मस्तिष्क बाधा। मस्तिष्क को एक अवरोध की आवश्यकता होती है जो इसे जटिल तंत्रिका संकेतन की अनुमति देने के लिए रक्त से अलग करता है। रक्त मस्तिष्क अवरोध उपकला कोशिकाओं की एक मोटी परत है जो मस्तिष्क से होकर गुजरने वाली छोटी धमनियों में मौजूद होती है। ये परत बहुत तंग जंक्शनों के साथ डिजाइन की गई है, जो मस्तिष्क कोशिकाओं में पोषक तत्वों के क्रॉसओवर को विशेष रूप से कठिन बनाती है। मस्तिष्क के लिए जरूरी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में वास्तव में विशेष परिवहन प्रोटीन उपलब्ध होते हैं जो उन्हें इस अवरोध को पार करने की अनुमति देते हैं। साथ ही विषाक्त पदार्थों, संक्रामक जीवों और अधिकांश अन्य पोषक तत्वों को इस अवरोध को पार करने में कठिनाई होती है। यह मस्तिष्क को केवल अलग थलग रखता है। सबसे जरूरी पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। एक मध्ययुगीन महल की तरह जो पानी से घिरा हुआ है और एक ऊंची दीवार है जिसका प्रवेश द्वार एक पुल है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी बाहरी दुनिया के खतरों से महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलती है। भगवान ने हमारे शरीर के इस क्षेत्र के लिए यह अद्भुत रक्षात्मक अवरोध बनाया है। इस बहुत ही संवेदनशील की सुरक्षा आपको आश्चर्य है। मस्तिष्क की उम्र बढ़ने और नई वेजिकल बीमारी के मामले में क्या गलत हो गया है? तेल अवीव में रॉबिन मेडिकल सेंटर के न्यूरोलॉजी विभाग ने माना कि आज के वातावरण के परिणामस्वरूप मस्तिष्क भारी धातुओं जैसे विषाक्त पदार्थों की एक महत्वपूर्ण मात्रा के संपर्क में है और इस प्रकार ऑक्सीडेटिव तनाव। एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली अब इस महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। उनका मानना है कि अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट, जिन्हें विशेष रूप से पूरक के रूप में लिया जाना चाहिए, में बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाले नुकसान को कम करने या शायद रोकने की क्षमता है। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होने चाहिए जो आसानी से रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सकें। आइए हमारे मस्तिष्क की संवेदनशील कोशिकाओं की रक्षा के लिए आवश्यक प्रत्येक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पर नजर डालें तथा देखें कि वे रक्त मस्तिष्क अवरोध को कितनी अच्छी तरह पार करते हैं। मस्तिष्क के लिए सही एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई। विटामिन ई एक वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने में सक्षम है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाई होती है। शरीर के इस क्षेत्र में विटामिन ई के स्तर को बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं को पूरक के रूप में विटामिन ई की बहुत अधिक खुराक का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए विटामिन ई मस्तिष्क कोशिकाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन शायद इस स्थिति में ये सबसे अच्छा नहीं है। विटामिन सी। विटामिन सी मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के आसपास के ऊतकों और तरल पदार्थ में केंद्रित हो सकता है। ये रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार करने में सक्षम है और वास्तव में इस ऊतक में विटामिन सी का स्तर प्लाज्मा की तुलना में 10 गुना अधिक है। जब आप महसूस करते हैं कि विटामिन सी न केवल एक महान एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि विटामिन ई और ग्लूटाथियोन को पुनर्जीवित करने की क्षमता भी रखता है, तो यह मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व बन जाता है। सी मॉरिस ने एक अध्ययन की रिपोर्ट दी जिसमें दिखाया गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य रोगियों को विटामिन ग्रीन की खुराक देने से डॉक्टर एम एली के अनुसार अल्जाइमर डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम कम हो गया।
यह एक छोटा सा काम था और बड़े, अधिक आक्रामक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। विटामिन कैंड ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं के भीतर सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन इस पोषक तत्व को मौखिक पूरकों से अवशोषित करना मुश्किल है। कुछ रोगियों और रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने की इसकी क्षमता अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ अध्ययनों और ग्लूटाथियोन ने पार्किंसंस रोग के रोगियों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। हालांकि ये अध्ययन केवल एक है। इस समय सबसे अच्छी रणनीति शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को पूरक करना है ताकि अपना स्वयं का ग्लूटाथियोन, एन एसिटाइल एल सिस्टीन, नियासिन, सेलेनियम और विटामिन B2 बना सकें। आपको उन एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है जो ग्लूटाथियोन को उत्पन्न करते हैं ताकि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। विटामिन C, अल्फा लिपोइक एसिड और कॉक10। अल्फा लिपोइक एसिड। चिकित्सा समुदाय अल्फा लिपोइक एसिड को एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अधिक से अधिक पहचान रहा है। यह न केवल वसा और पानी दोनों में घुलनशील है, बल्कि इसमें रक्त मस्तिष्क बाधा को आसानी से पार करने की क्षमता भी है। यह विटामिन C, विटामिन E, इंट्रासेल्यूलर ग्लूटाथियोन और कॉक10 को पुनर्जीवित कर सकता है। अल्फा लिपोइक एसिड का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मस्तिष्क में टॉनिक धातुओं से जुड़ सकता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पारा, एल्यूमिनियम, कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं को न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के विकास के जोखिम को बढ़ाने में फंसाया गया है। ये धातुएं शरीर के उस हिस्से में वसा की उच्च मात्रा के कारण मस्तिष्क के ऊतकों में जमा हो जाती हैं। ये धातुएं ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं और एक बार वहां पहुंचने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकालना बेहद मुश्किल होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि इन विषाक्त भारी धातुओं को हटाने में मदद करने की क्षमता रखते हैं, इन बीमारियों की रोकथाम और उपचार में तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एक साइड नोट के रूप में, मेरा मानना है कि डिओडोरेंट्स और खाना पकाने के बर्तन जैसे उत्पादों का उपयोग खत्म करना बुद्धिमानी है, जिनमें एल्यूमिनियम होता है। जब आपको पता चलता है कि भारी धातुएं वास्तव में शरीर में, विशेष रूप से मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा को बढ़ाती हैं, तो आप उनके संपर्क में आने से बचना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले कई सालों में हम और भी ज्यादा सुनेंगे। पारे की विषाक्तता और यह कैसे मस्तिष्क को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है, मैं सभी को, लेकिन विशेष रूप से बच्चों वाले लोगों को, अपने दांतों में पारा अम्लगम भरने के बारे में प्रोत्साहित करूंगा। यदि आप अपने दंत चिकित्सक से इन पारा अम्लगम के संभावित विकल्पों के बारे में पूछते हैं, तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। हालांकि अपने सभी पारा भरने को बाहर न निकालें। यदि यह ठीक से नहीं किया जाता है तो यह हटाने से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें अकेला छोड़ दें। कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10, जैसा कि आपको याद होगा, एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही पूरे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव क्षति ये वह जगह है जहां कॉप10 काम करता है। न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं में कॉप10 का स्तर काफी कम होता जाता है। कॉप10 अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों की रोकथाम में एक लापता कड़ी हो सकती है। हालांकि आगे के मानव नैदानिक अध्ययन अभी भी आवश्यक हैं। कॉप10 रक्त मस्तिष्क बाधा को कितनी अच्छी तरह से पार करता है, इसका अभी तक पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अंगूर बीज का अर्क। अध्ययनों से पता चलता है कि अंगूर के बीज का अर्क रक्त मस्तिष्क बाधा को आसानी से पार कर जाता है। यह एक असाधारण रूप से शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और केवल ये तथ्य कि मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक के द्रव और कोशिकाओं में उच्च सांद्रता प्राप्त की जा सकती है, इसे मस्तिष्क के लिए एक आदर्श एंटीऑक्सीडेंट बनाता है।
मेरा अनुभव बताता है कि यह पोषक तत्व उन आश्चर्यजनक परिणामों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जो मैंने न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से पीड़ित रोगियों के बीच देखे हैं। मेरा मानना है कि यह इन रोगों में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलक है। ये स्पष्ट रूप से उन एंटीऑक्सीडेंट में से एक है जिसका शोधकर्ताओं को इन रोगों से जुड़े अध्ययनों में आगे उपयोग करना चाहिए। हमारी सबसे कीमती संपत्ति की सुरक्षा। हर कोई तर्क करने और सोचने की क्षमता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना चाहता है। वास्तव में इस क्षमता को खोना शायद मेरे अधिकांश रोगियों का सबसे बड़ा डर है। जब कोई व्यक्ति भूल जाता है कि उसने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं या अपने पड़ोसी का नाम याद नहीं रख पाता है, तो वह अक्सर मेरे कार्यालय में इस डर से आता है कि उसे अल्जाइमर डिमेंशिया हो गया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम सभी को कभी न कभी यह चिंता सताती है। मसीह में मेरे विश्वास के कारण मुझे मरने का डर नहीं सताता। शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है। लेकिन 3 दशकों से चिकित्सा का अभ्यास करने के बाद, इतने सारे विकलांग रोगियों के बाद, मैं अपने शरीर में फंसे हुए प्राणी के साथ रहता हूँ। मेरे पास अल्जाइमर डिमेंशिया के रोगी हैं जो 1 दशक से अधिक समय से अपने जीवनसाथी या बच्चों को नहीं पहचान पाए हैं, और फिर भी उनका सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है। नर्सिंग होम में घूमें और आप समझ जाएंगे कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। जब बात हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को हमारे सबसे बड़े दुश्मन ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने की आती है, तो हमारे अपने प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र को अनुकूलित करने का सिद्धांत समान है। याद रखें, हमें रोकथाम और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक बार मस्तिष्क की कोशिका नष्ट हो जाने पर उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। अगर हम इन गंभीर रूप से अक्षम करने वाली बीमारियों की घटनाओं को कम करने पर कोई प्रभाव डालने जा रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखने के लिए 2 मुख्य अवधारणाएं हैं। सबसे पहले, हमें एंटीऑक्सीडेंट के एक कॉकटेल का उपयोग करना चाहिए जो रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करते समय तालमेल में काम करेगा। दूसरा, हमें मेरे द्वारा बताए गए भारी धातुओं और हमारे पर्यावरण में अन्य विषाक्त पदार्थों के अत्यधिक संपर्क से बचने की आवश्यकता है। संतुलन महत्वपूर्ण है और हमें अपने विषाक्त जोखिम को कम करने के साथ साथ अपने शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का निर्माण करने पर भी काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि अध्याय 17 में प्रस्तुत सेलुलर पोषण कार्यक्रम स्वस्थ व्यक्ति को मस्तिष्क स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। यदि आप पहले से ही चीजों को याद रखने की अपनी क्षमता में गिरावट के बारे में चिंतित हैं या आपके परिवार में अल्जाइमर का एक मजबूत इतिहास है, तो आप कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ना चाह सकते हैं जिन्हें मैं ऑप्टिमाइजर कहता हूं। ये वे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो इस रक्त मस्तिष्क बाधा को आसानी से पार करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि अंगूर के बीज का अर्क। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 17 देखें, या यदि आप विशेष रूप से चिंतित हैं, तो मेरी वेबसाइट www.nutritionalyojakchihnmedicine.net पर मुझसे परामर्श करें। रॉस की कहानी। रॉस एक चरवाहा है जो किसी पुराने जमाने की फिल्म के पर्दे से उतरा हुआ लगता है। पश्चिमी घोड़ों के प्रति उनका प्यार खेल के प्रति उनके प्यार के साथ साथ चलता है। रस्सी पर चढ़ना, और वह अच्छा है। पश्चिमी प्रतियोगी जब रॉस को सवारी करते देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। अखाड़े में उतरे वे जानते हैं कि वह कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सालों तक रॉस सर्वश्रेष्ठ में से एक था। उसने साउथ डकोटा जैकपॉट्स में घर साफ कर दिया। लेकिन कुछ साल पहले रॉस ने अपने पैरों में सुन्नता महसूस करना शुरू कर दिया। पहले तो वह बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन फिर सुन्नता उसके कूल्हों तक फैल गई। वास्तव में उसकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द था। चरवाहे ने आखिरकार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया और कई परीक्षणों के बाद उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान मिला। जेस तबाह हो गया था। मुझे नहीं पता कि काउबॉय रोते हैं या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से एक क्रूर व्यक्ति हो सकते हैं। ये रोपर हार मानने वाला नहीं था।
वह सचमुच अपने घोड़े पर चढ़ जाता था, अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को महसूस करने में असमर्थ, और टीम रोप इवेंट में भाग लेता था। रॉस अब स्वीकार करता है कि यह शायद टीम रोप द्वारा किया गया सबसे चतुर काम नहीं था, क्योंकि उसकी ग्रंथि रोप काठी काफी हद तक समझौता कर चुकी थी। उसे जीवित रहना था, रोपिंग ही उसका जीवन था। ये लगभग इसी समय था जब रॉस ने अपने एमएस के लिए अतिरिक्त उपचारों की तलाश शुरू की। उसने मुझे एक स्थानीय बैठक में बोलते हुए सुना, और जल्द ही उसने होनल सप्लीमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसकी मैं एमएस के अपने रोगियों को सलाह देता हूँ। कुछ ही महीनों में उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसके पैरों में सुन्नता और कमजोरी में सुधार होने लगा। आज, लगभग 3 साल बाद, रॉस का मानना है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसके पैरों की ताकत वापस सामान्य हो गई है, और उसके पैरों या पीठ के निचले हिस्से में बिल्कुल भी सुन्नता नहीं है। वह फिर से रस्सी पर सवार हो गया है और फिर से काठी में सुरक्षित महसूस करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब रॉस रोडियो मैदान में आता है तो उसके साथी रस्सी पर सवार प्रतियोगी फिर से घबरा जाते हैं। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लगभग चमत्कारिक ढंग से ठीक होने वाले कई लोगों को देखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से कई एमएस रोगियों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो व्हीलचेयर से बंधे हुए थे, चलने में सक्षम हो गए हैं, और मेरे पास कई अन्य एमएस रोगी हैं जिन्होंने पोषण संबंधी पूरकों के उपयोग से अपनी बीमारी को स्थिर किया है। माना कि एमएस एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी से कहीं ज्यादा है, यह एक ऑटोइम्यून बीमारी भी है जिसका इलाज डॉक्टर प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर कर पाए हैं। वास्तव में चिकित्सक अब बीटासेरोन और आवोनेक्स, जो वास्तव में इंटरफेरॉन है, का उपयोग कर रहे हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करने वाली दवाएं हैं। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट खनिज कॉकटेन, अंगूर के बीज का अर्क और आवश्यक वसा के साथ पोषण संबंधी पूरक मूल रूप से वही काम करते हैं, हालांकि उनके सभी प्रतिकूल दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। फिर से, मैं हमेशा रोगियों को उनके पूरक के साथ साथ उनकी सभी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लेना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। कुछ एमएस रोगी इतने बेहतर हो जाते हैं कि वे अपने चिकित्सकों से अपनी दवा बंद करने के बारे में चर्चा करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मस्तिष्क और हमारी नसों का उचित कामकाज हमारे स्वास्थ्य का एक अनिवार्य पहलू है, और अब हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर के इस केंद्रीय भाग का मुख्य दुश्मन ऑक्सीडेटिव तनाव है। चूंकि मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं को खुद को पुनर्जीवित करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इन संवेदनशील कोशिकाओं को पहले स्थान पर क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। इस बात को साबित करने में कई साल लग जाएंगे कि हमारे आहार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शामिल करने से, जो आसानी से रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार कर जाते हैं, इन भयानक बीमारियों से हमारी रक्षा हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि चिकित्सा साहित्य में उपलब्ध साक्ष्य अब इतने मजबूत हैं कि मैं अपने रोगियों को इष्टतम स्तरों पर एंटीऑक्सीडेंट के साथ स्वस्थ आहार को शामिल करने की सलाह दे सकता हूं। ऐसा आहार केवल मदद ही कर सकता है।